हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एक छोटी सी पोयम, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही इम्पोर्टेंट पोयम, और जिसका टाइटल है फ्रेंड्स द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। और पोयम की बैकग्राउंड, पोयम का पब्लिशिंग ईयर और पोयम पोयम को कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे हिंदी में। तो लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, पोएम की थोड़ी बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो पोएम जो पब्लिश हुई वो हुई 1807 में, और 1807 में इनका एक पोएटिक वॉल्यूम आया था जिसका टाइटल था पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स। पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स कब आया था फ्रेंड्स? 1807 में, 1807 में। तो उसमें ये पोएम जो है ये पब्लिश हुई। और अगर कंपोजिंग की बात करें तो पोयम ये कंपोज की गई थी 1802 में, 1802 में किसी टाइम ये पोयम लिखी गई, 1807 में पब्लिश हो गई। और पोयम है फ्रेंड्स एक सोनेट। क्लियर? और सोनेट है, सोनेट भी कैसी है? ऐसी सोनेट है जो पेट्रार्कन कहलाती है, या जिसको आप कहते हैं इटालियन सोनेट, पेट्रार्कन। क्लियर फ्रेंड्स? स्पेलिंग बहुत अच्छी है पेट्रार्कन की, देख लें, PETRARCHAN, पेट्रार्कन सोनेट है। यानी सिंपली कहें तो ये दो पार्ट से मिलके बनी होती है। फर्स्ट पार्ट एक ऑक्टेव होता है जिसमें 8 लाइन्स होती हैं, और जो सेकंड पार्ट है वो होता है 6 लाइन्स का, जिसको कहते हैं हम सेस्टेट। क्लियर फ्रेंड्स? इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट इसको कहा जाता है। और फ्रेंड्स, अगर बात करें पोएम की बैकग्राउंड की, पोएम की समरी की, तो पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो अपने ज़माने में बढ़ती हुई मटेरियलिज्म है, भौतिकवाद है, उस भौतिकवाद की जो है उसको कंडेम किया है, उसकी उन्होंने निंदा की है। और वो कहना चाह रहे हैं कि जो सांसारिक संपत्ति है इससे हमें शांति नहीं मिल सकती, जबकि जो प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम है उसी से हमें सुख और शांति मिल सकती है। मीन्स जो प्रकृति के प्रति प्रेम है उससे हम सुखी रह सकते हैं और अपने मन को हम शांत रख सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो कह रहे हैं कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। संसार जो है वो खाने कमाने में बहुत बिजी हो गया है। मीन्स हम बहुत लोभी हो गए हैं, अपनी जो शक्तियां हैं उन्हें धन कमाने में, खर्च करने में हम बर्बाद कर रहे हैं। और जो हमारे पास जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको प्रकृति का जो सौंदर्य है उसको देखने में हम उनको नहीं लगा रहे हैं। मीन्स अपनी जो सेंसेस हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, उनको जो ब्यूटी अपने अराउंड हमें दिखाई दे रही है उस पर हम खर्च नहीं कर रहे हैं। शायद ही कहीं कोई सुंदर वस्तु दिखती हो, कहीं फ्लावर्स खिले हुए दिखते हों, हम उन्हें खड़े होकर थोड़ी देर देखते हों, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। यानी जिस जमाने में पोएम लिखी गई और तब से लेके अब की बात करें तो अब तो 2021 है, तो अब तो भौतिकवाद अपने चरम पे है, सब कुछ मेटेरियलिस्टिक है, मेटेरियलिज्म हर तरफ हमें दिखाई दे रहा है। तो वही कह रहे हैं कि हमने अपना जो हृदय है, जो अपना हार्ट है, वो धन दौलत को दे दिया। और ये ऐसा वरदान है जो हमने भौतिकवाद जैसी तुच्छ वस्तुओं को दे दिया है। ये तो शुरू की जो लाइन्स हैं, फर्स्ट ऑक्टेव है उसमें कह रहे हैं, और बाद के जो सेस्टेट है उसमें वो इस बात को कहते हैं कि जो भौतिकवाद है, उस जो संसार की भौतिकवादी प्रवृत्ति है उससे वो दुखी हैं, जिसके कारण लोग अपना जो दिमाग है वो प्रकृति के जो प्रभाव है, स्वास्थ्यप्रद प्रभाव प्रकृति का होता है, उसके लिए अपने माइंड को ओपन नहीं कर रहे हैं। और वो इस पोएम में कहते हैं कि काश मैं एक पैगन होता। क्या होता? एक पैगन होता। पैगन क्या होता फ्रेंड्स? पैगन एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको ये दिखता है कि प्रकृति में जो भी चीज है उसमें एक देवी का या देवता का निवास है। यानी एक गॉड या गॉडेस जो इस वर्ल्ड को रूल कर रहा है। प्रकृति में ईश्वर को देखना पैगन कहलाता है। क्लियर? और इस थीम को, इस जो ये टेंडेंसी है, इसको मानने वाले लोग पैगन कहलाते हैं। एक्चुअल में जो प्राचीन ग्रीस है उसके लोग जो हैं वो पैगन थे। और फिर इस पोएम में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें वो दो देवताओं का जिक्र करते हैं, एक प्रोटियस है और दूसरा टाइटन है। प्रोटियस क्या है फ्रेंड्स? दोपहर के समय समुद्र से निकलता है, और निकलता है
निकलने के बाद अगर कोई इंसान उसको दिख जाता है तो पहले तो उसको डराता है, लेकिन अगर वो इंसान नहीं डरता तो फिर उसको उसका भविष्य बता देता है। इसी के साथ साथ एक इन्होंने ट्राइटन का भी जिक्र किया है। ट्राइटन है पोडियस का बेटा, और जिसका आधा शरीर जो है वो पुरुष का है और आधा मछली का है। और वो क्या करता है, समुद्र को शांत करने के लिए अपना शंख बजाता है। तो ये क्वेश्चन आया भी है एक बार कि प्रोटियस और पैगन जो सी गॉड्स हैं वो कौन सी पोएम में हैं। क्लियर फ्रेंड्स। और जनरली इस पोएम से क्वेश्चन आता भी है। तो चलिए अब टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर लेते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वील वेस्ट आर पावर्स। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, कि जो संसार है क्या है, संसार तो खाने कमाने में हम खाने कमाने में इसमें हम रम गए हैं। हमारे जो क्रियाकलाप हैं वो धनोपार्जन करने में हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, खर्च करने में और कमाने में। विले वेस्ट आर पावर्स, और जो संसारिक हमारी जो शक्तियां हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स, और इसी धनोपार्जन के चक्कर में जो प्रकृति में ने हमें वस्तुएं दी हैं, प्रकृति ने जितनी भी वस्तुएं दी हैं वो मानव के लिए दी हैं। प्रकृति के खजाने में जो सौंदर्य हैं और प्रभावशाली शक्तियां हैं वो केवल किसके लिए बनी है, मनुष्य के लिए। लेकिन लिटिल वी सी, हम उनको कम देखते हैं, अर्थात हम देखते ही नहीं है प्रकृति में जो भी कुछ है हमारे लिए उसको हम देखते नहीं है, बल्कि अपने आप को, अपने जो मन को हमने कहाँ लगा लिया है, खाने कमाने में लगा लिया है। क्लियर फ्रेंड्स। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, यानी जो संसार है वो इतना हमारे अंदर रम गया है कि हम प्राकृतिक वस्तुओं को बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। क्लियर हुई तीनों लाइन। चलिए आगे कहते हैं, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉलिड बून, दैट्स द सी दैट बेयर्स हर bosom टू द मून। और आगे कहते हैं, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉलिड बून। सॉलिड कहते हैं, सॉलिड बून कहते हैं फ्रेंड्स। सॉलिड एक्चुअल में होता है डर्टी, और बून कहते हैं गिफ्ट को, डर्टी गिफ्ट। कि हमने अपना जो हार्ट है वो कहाँ दे दिया है, डर्टी गिफ्ट्स में दे दिया है। मीन्स जो एक डर्टी गिफ्ट है वो क्या है, खाना कमाना, मीन्स मटेरियलिज्म। तो खाने कमाने का जो धंधा है उसमें हमने जो हृदय है वो लगा दिया है। हृदय दान हमने कहाँ कर दिया है, एक निम्न कोटि का हमने कर दिया है, और अयोग्य वस्तु जो है उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं। और दैट दिस सी, अब देखिए इसमें एक फिगर स्पीच दिखाई दे रही है, सी दैट बेयर्स हर bosom टू द मून। समुद्र जो अपनी बोजम को, अपनी छाती को कहाँ ले जाता है, मून तक ले जाता है। और ले जाता क्या, ले जाती है। देखिए सी जो है, हम जो हिंदी है उसमें कहते हैं समुद्र मैस्कुलिन, लेकिन यहाँ जो सी है वो क्या माना है होता है, फेमिनिन। क्लियर। समुद्र रूपी जो नारी है वो क्या करती है, जो पूर्णिमा की रात होती है उसमें चंद्रमा से मिलने के लिए अपना वक्ष स्थल जो है वो खोल देती है। ये इस बात को कहने का मतलब है। क्लियर। मून से मतलब है फ्रेंड्स जो रात्रि है, पूर्णिमा वाली जो रात है उसके लिए ये यूज कर रहे हैं। तो समुद्र है अपना वक्षस्थल खोल रही है, इट मीन्स क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन का एक एग्जाम्पल हमें मिल गया। बात क्लियर फ्रेंड्स। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स। देखिए हाउल होता है जो आवाज़ के हवा के चलने की आवाज़ होती है, जिसे हम कहते हैं येलिंग्स या साए साए करती हुई आवाज़। कि विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, की हर समय जो हवाएं हैं वो साए साए करती रहती हैं। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और अब सोते हुए फूलों के समान क्या कर रही हैं, एक साथ वो विश्राम कर रही हैं। दोबारा देखें दोनों लाइन, ये कह रहे हैं क्या, कि ये दिस सी दैट बेयर्स हर bosom टू द मून, कि यह जो उठती हुई समुद्र रूपी नारी है जो पूर्णिमा की रात चंद्रमा से मिलने के लिए अपने वक्ष स्थल को खोल देती है, और ये हवाएं जो पूरे समय साए साए करती रहती हैं, और अब स्लीपिंग फ्लावर्स यानी सोए हुए फूलों के समान एक साथ होकर, ये गैदर्ड कहते हैं, एक साथ होकर विश्राम कर रही हैं। क्लियर फ्रेंड्स।
फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। और इसके लिए और दूसरी चीजों के लिए, यानी ये जो सुंदर दृश्य है या प्रकृति का कोई भी दूसरा दृश्य, क्लियर, वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो भी सुंदर दृश्य है प्रकृति का, ये सुंदर दृश्य या प्रकृति का और कोई भी दूसरा जो सौंदर्य है वो हमें प्रभावित नहीं कर रहा है। मीन्स वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं। आउट ऑफ ट्यून से मतलब है फ्रेंड्स, अनफिट है हम ये जो प्रकृति का सौंदर्य है उस सौंदर्य पे हम कोई ध्यान नहीं देते हैं। क्लियर है लाइन? चलिए आगे बढ़ते हैं। इट मूव्स अस, ग्रेट गॉड, आई वुड रेदर बी अ पैगन सकल्ड इन ए क्रीड आउटवर्ड। और आगे कहते हैं कि ग्रेट गॉड इट मूव अस नॉट, ये तो ऊपर वाली सेंस हो गया, वी आर आउट ऑफ ट्यून, इट मूव्स अस नॉट, कि अब हमें कोई मूवमेंट नहीं इनसे हमें होता। मीन्स कोई हमारे अंदर इनके प्रति जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके प्रति कोई अनुभूति नहीं होती। और आगे कहते हैं ग्रेट गॉड, ही है ईश्वर, आई वुड रेदर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटवर्न, कि काश मैं एक पैगन होता। और पैगन होता, पैगन के साथ साथ क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, सकल्ड इन अ क्रीड आउट वॉन्ड। और क्रीड कहते हैं फ्रेंड्स एक रिलीजन को, और आउट वॉन्ड कहते हैं फ्रेंड्स जो है अविद्यमान, यानी आउट ऑफ डेट या नॉन एग्जिस्टेंट। कह रहे हैं कि मैं सकल्ड मीन्स डूबा हुआ, कि मैं डूबा हुआ होता उस धर्म में जो अब आउटडेटेड हो गया। कह रहे हैं कि काश मैं एक पैगन होता और जो एक धर्म जो आउटडेटेड हो गया है, आज विलुप्त हो गया है, उसमें मैं डूबा हुआ होता। बिल्कुल लाइन क्लियर हो गई? तो यानी ये क्या कह रहे हैं कि पैगन धर्म का अनुयायी होता जो अब समाप्त हो गया है, अर्थात मैं इस प्रकृति में जो देवी देवता हैं उनकी उपस्थिति में आस्था रखता, उनकी उपस्थिति को मैं महसूस करता। क्लियर है लाइन? सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, तो इस प्रकार मैं क्या करता, प्लीजेंटली, ली कहते हैं फ्रेंड्स ग्रासलैंड को, घास के मैदान को, प्लीजेंट कहते हैं सुखद, और मैं यहाँ एक जो सुखद घास का मैदान है इस पर मैं खड़ा होता। हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलोन, और जो ग्लिम्सेज हैं, जो यहाँ नज़ारे हैं, जो उपस्थिति है, दैट वुड मेक मी लेस फॉरलोन, फॉरलोन कहते हैं फ्रेंड्स लोनली। क्लियर? तो लेस फॉरलोन मीन्स कम अकेला मैं महसूस करता अपने आप को। यानी कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ खड़ा होकर, इस सुंदर मैदान में खड़ा होकर, इस प्लीजेंट ली पर खड़ा होकर मैं यहाँ देवी देवता की उपस्थिति का अगर मैं आभास करता, तो मैं क्या होता, मैं कम अकेला होता। मीन्स अपने आप को मैं अकेला नहीं पाता, अपने आप को इतना अधिक अकेला महसूस नहीं करता जितना मैं अब कर रहा हूँ। इट मीन्स मैं पैगन होता तो कम से कम जो प्रकृति है, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, इनको मैं देखता और प्राकृतिक सौंदर्य को मैं निहारता, प्रकृति में ईश्वर को मैं देखता, तो मैं अकेला नहीं महसूस करता। लाइन क्लियर? और हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और मैं किसको देखता, मैं देख पाता एक साइट कहते हैं फ्रेंड्स एक दृष्टि को, मेंटल पिक्चर को, और प्रोटियस, प्रोटियस की, प्रोटियस बताया एक सी गॉड। कैसा सी गॉड? जो ग्रीक मिथोलॉजी में है, ग्रीक गॉड है भविष्यवक्ता। मीन्स जो दोपहर में चट्टानों पे, समुद्र में जो चट्टानें होती हैं वहाँ पर वो छिपा रहता था, कोई आता तो पहले उसको डराता, और अगर वो व्यक्ति नहीं डरता तो प्रोटियस उसको उसका भविष्य बता देता था। तो मैं प्रोटियस को देखता समुद्र से निकलते हुए, और हियर ओल्ड ट्राइटोन ब्लो हिज रैथड हॉर्न। रैथड हॉर्न किसके लिए यूज़ किया फ्रेंड्स? ये यूज़ किया शंख के लिए, जिसको कॉन्च कहते हैं इंग्लिश में, CONCH कॉन्च, और हिंदी में कहते हैं शंख। जानते हैं आप सब, पूजा में जो ध्वनि बजाने के लिए यूज़ होता है। तो मैं सुनता बूढ़े ट्राइटोन का शंख, ट्राइटोन को उसका शंख बजाते हुए मैं सुनता। प्रोटियस को देखता मैं समुद्र से निकलते हुए, और जो ट्राइटन का मैं शंख की, जो ट्राइटन की शंख ध्वनि है उसको मैं सुनता। तो ट्राइटन क्या था फ्रेंड्स? एक राजा पोडियस था, पोडियस का बेटा था। और जब समुद्र की लहरें उठती थी तो जो ट्राइटॉन है वो शंख बजाता, और शंख बजा के समुद्र को वो शांत कर देता था। क्लियर?
तो सोनेट आई थिंक समझ में आई होगी। चलिए एक बार फटाफट इसको सम अप कर लेते हैं ताकि ढंग से और समझ में आ जाए। कह रहे हैं कि हमने अपनी जो देर सवेर अपने आप को प्राकृतिक वस्तुओं में इतना अधिक लिप्त कर दिया है, ज़रूरत से ज़्यादा हम इंगेज हो गए हैं कि हमने अपनी शक्तियों को नष्ट कर दिया है, और जो प्रकृति में जो भी कुछ है प्रकृति ने हमें दिया है उसको हम नहीं देख रहे हैं। हमने एक गंदे उपहार में अपने हृदय को लगा दिया है। और अब जो समुद्र है, जो पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात को चंद्रमा से मिलने के लिए अपना वक्षस्थल खोल देती है, और जो हवाएं हैं जो पूरे समय यैलिंग करती हुई, साए साए करती हुई चलती रहती हैं, और जो सोए हुए फूलों की तरह से वो क्या करती हैं, दिखाई पड़ती हैं। तो हम फूलों के समान जो एकत्रित होकर विश्राम करती हैं हवाएं, अब हम उनको नहीं देख रहे हैं। और इसके लिए और दूसरी चीज़ों के लिए हम अब आउटडेटेड हो गए हैं, मीन्स अब हम अनफिट हैं, और ये अब हमें आनंद नहीं देती। क्यों? क्योंकि हम धनोपार्जन में इतने ज़्यादा इंगेज हो गए हैं। और कहते हैं हे भगवान, मैं काश एक पैगन होता, और पैगन होने के बाद क्या करता, मैं जो पैगन धर्म जो विलुप्त हो गया है, मैं खड़ा होता और इस सुंदर जो ग्रासलैंड है इस पर खड़े होकर मैं एक प्रोटियस देवता को देखता, या एक ट्राइटोन की जो ध्वनि है उसको मैं सुनता, और जो प्राकृतिक वस्तुएं मेरे अंदर हैं, जो प्राकृतिक वस्तुएं मेरे चारों ओर हैं, उनको मैं देखता और अपने आप को कम अकेला महसूस करता। क्लियर फ्रेंड्स? तो आई होप पोएम ये बढ़िया से समझ में आई होगी। और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कहीं कोई वर्ड समझ नहीं आया है, देन यू कैन कमेंट। और पोएम कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और पोएम को एक्सप्लेन करते हुए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।